नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय है कि विधवा को संपत्ति में हिस्सा कब और कैसे मिलेगा। तो दर्शकों, इस वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और समझने का विषय है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो का फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए दर्शकों, समझ लेते हैं कि विधवा को संपत्ति में हिस्सा कब और कैसे मिलेगा। तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विधवा को संपत्ति कहाँ से प्राप्त होगी। तो देखिए, किसी भी विधवा महिला को जो संपत्ति प्राप्त होती है वह सबसे पहले तो उसे अपने पति की संपत्ति प्राप्त होती है। किसकी संपत्ति? पति की संपत्ति। अब पति के पास में भी दर्शकों दो प्रकार की संपत्ति हो सकती है। पहली संपत्ति होती है उस पति की पैतृक संपत्ति और दूसरी संपत्ति जो होती है उस पति की स्वअर्जित संपत्ति, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति और स्वअर्जित संपत्ति। अब पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं वो भी समझ लेते हैं कि जो संपत्ति जो है उस पति को अपनी वंश परंपरा अनुसार प्राप्त हुई है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। जैसे कि उसे अपने पिता से या दादा से या परदादा से जो प्राप्त होती आ रही है वह संपत्ति उसकी पैतृक संपत्ति कहलाती है। और स्वअर्जित संपत्ति किसे कहते हैं वह भी हम समझ लेते हैं। तो जो संपत्ति पति के द्वारा कमाकर अर्थात स्वयं की आय से अर्जित कोई संपत्ति क्रय की गई है या उसको प्राप्त हुई है वह संपत्ति उसकी स्वअर्जित संपत्ति कहलाती है। जैसे पति के द्वारा नौकरी करते हुए या कोई कार्य करते हुए उसके द्वारा मेहनत मजदूरी करने के बाद में उसने किसी संपत्ति को क्रय किया है तो वह उसकी स्वअर्जित संपत्ति कहलाती है। इसी प्रकार से हम समझ लेते हैं कि ससुर को संपत्ति कहाँ से प्राप्त होती है और ससुर के पास में किस प्रकार की संपत्ति रहती है। तो इसी प्रकार से ससुर के पास में भी एक संपत्ति होती है वह पैतृक होती है और दूसरी जो रहती है वह स्वअर्जित संपत्ति रहती है। तो ये संपत्तियाँ किसी भी विधवा महिला को किस प्रकार से प्राप्त होती है। यह ससुर की संपत्ति जो रहती है वह पैतृक संपत्ति भी वह होती है जो कि ससुर को अपने दादा परदादाओं से जो प्राप्त होती है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। और स्वअर्जित संपत्ति जो है, जैसा कि हमने पति की संपत्ति के बारे में जाना कि ससुर के द्वारा यदि स्वयं के द्वारा अर्जित आय से क्रय की है तो वह उसकी स्वअर्जित संपत्ति कहलाती है। अब हम आगे समझेंगे कि ये पैतृक और स्वअर्जित संपत्ति किस स्थिति में किसी विधवा महिला को कैसे प्राप्त होती है। तो देखिए दर्शकों, जब पति के पास में कोई पैतृक और स्वअर्जित संपत्ति रहती है या पैतृक या स्वअर्जित संपत्ति रहती है और ऐसी स्थिति में पति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो देखिए, जो पति है उसके पास में ये संपत्तियां हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस पति की जो संपत्ति है वह उस पति के पुत्र को, उसकी पुत्री को और उसकी विधवा को प्राप्त होती है और सभी का एक समान इसमें से अंश माना जाता है, अर्थात सभी का बराबर बराबर हिस्सा रहता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी गांव में यदि पति के नाम पर 15 बीघा ज़मीन है और वो 15 बीघा ज़मीन को पीछे छोड़कर मर जाता है अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पुत्र को 5 बीघा, पुत्री को 5 बीघा और विधवा को भी 5 बीघा भूमि प्राप्त होगी। अगर यहाँ पर इस पति के जो है अर्थात ये जो मूल पुरुष था इसकी मृत्यु होने के बाद में यदि पीछे यह 5 वारिस को छोड़ जाता है तो सभी को 3-3 बीघा, 15 बीघा में से सभी को 3-3 बीघा भूमि प्राप्त होगी, चाहे वह पैतृक भूमि हो या स्वअर्जित संपत्ति हो। अब देखिए दर्शकों, आगे हम समझ लेते हैं कि ससुर की जो संपत्ति रहती है वह किस प्रकार से किसी विधवा महिला को प्राप्त होती है। जो ससुर की संपत्ति रहती है वह किसी भी विधवा महिला को कैसे प्राप्त होती है, उसकी क्या प्रक्रिया है और उसका क्या क्रम है। तो देखिए, ससुर जब
उसकी मृत्यु होती है और पीछे वह पैतृक या स्वर्जित संपत्ति छोड़कर जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी मृत्यु के बाद में सबसे पहले जो उसकी संपत्ति रहेगी वह पुत्र को और पुत्री को, उसके बाद में अन्य एक और पुत्र को, और उसकी जो ससुर है उसकी विधवा को प्राप्त होगी। अब यहाँ पर हम एक जो ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि पूर्व मृत पुत्र, तो इसका मतलब ये होता है दर्शकों कि ससुर जो है उसकी मृत्यु से पूर्व जिस पुत्र की मृत्यु हो जाती है उसे पूर्व मृत पुत्र कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोई भी ससुर है और उसकी संपत्ति पैतृक है या स्वार्जित है, उसकी मृत्यु के समय उसके नाम पर रहती है, और ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह संपत्ति जो है पूर्व मृत पुत्र के वारिसों को भी प्राप्त होगी। अब पूर्व मृत पुत्र के जो वारिस रहते हैं वे कौन रहते हैं, इस बात को भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए अब हम समझ लेते हैं कि पूर्व मृत पुत्र जो है उसके वारिस कौन कौन रहेंगे। तो पूर्व मृत पुत्र के वारिस में उस पूर्व मृत पुत्र के पुत्र, उसकी पुत्रियां और उसकी विधवा। तो ऐसी स्थिति में जो ये विधवा महिला जो है इसको ससुर की संपत्ति में वो ही हिस्सा प्राप्त होगा जो कि उसके पति को प्राप्त होता। मतलब इसका पति जो है, इस महिला का पति जो है यह पूर्व मृत पुत्र कहलाता है। अब इस विधवा को वे ही संपत्ति प्राप्त होगी जो कि इसके पति को प्राप्त होती यदि आज वह जीवित होता। अर्थात इस ससुर की मृत्यु के समय यदि ये पुत्र जो है यह जीवित होता तो इसको जो संपत्ति प्राप्त होती, जैसे इसको प्राप्त होती, यदि मान लिया जाए कि ये ससुर है, इसके नाम पर यदि 20 बीघा ज़मीन है और इसकी मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में 5 बीघा इस पुत्र को प्राप्त होगी, 5 बीघा जो है इस पुत्री को प्राप्त होगी, और 5 बीघा इस पुत्र को प्राप्त होगी, और 5 बीघा इस विधवा को प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि इस विधवा को कितनी संपत्ति प्राप्त होगी। तो देखिए दर्शकों, पूर्व मृत पुत्र जो है इसको जो 5 बीघा जो भूमि प्राप्त होने वाली थी, इस 5 बीघा को इन तीनों वारिसों में विभाजित किया जाएगा। अर्थात पुत्र, पुत्री और विधवा जो है इन तीनों को मिलाकर 5 बीघा भूमि प्राप्त होगी। यदि ये पुत्र पुत्री नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये 5 बीघा पूरी ज़मीन जो है यह इस विधवा को प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जो है ससुर की संपत्ति में किसी भी विधवा को हिस्सा उस ससुर की मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त होगा। अब दर्शकों यह समझ लेते हैं कि कौन सी संपत्ति कब किसी विधवा को प्राप्त नहीं होगी। तो देखिए दर्शकों, पति की वह संपत्ति यदि स्व अर्जित संपत्ति है और उस संपत्ति को यदि पति ने अपने जीवन काल में, अर्थात जब वह जीवित था और उस पति के द्वारा विक्रय कर दी है, या उस पति के द्वारा अपनी स्वअर्जित संपत्ति जो है, यहाँ पर हमें यह समझना है कि संपत्ति कौन सी है, स्वअर्जित। स्वअर्जित से मतलब है कि उसके स्वयं के द्वारा अर्जित आय से क्रय की गई या उसे प्राप्त हुई संपत्ति जो है वह उसकी स्वअर्जित संपत्ति मानी जाती है। तो ऐसी भूमि या ऐसी संपत्ति जो उस पति की स्वअर्जित संपत्ति है, उस पति ने अपने जीवन काल में उस संपत्ति को विक्रय कर दिया है या वसीयत के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिए किसी वारिस को नियुक्त कर दिया है, या उस संपत्ति को दान कर दिया है, या विनिमय के माध्यम से यदि किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया है, या बंटवारे के माध्यम से किसी के नाम पर कर दी गई है, तो ऐसी संपत्ति स्वअर्जित संपत्ति होने की स्थिति में उस विधवा को प्राप्त नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार दर्शकों, ससुर की जो संपत्ति रहती है वह कौन सी संपत्ति है जो किसी भी विधवा को कब प्राप्त नहीं होगी। तो इसी बात को हम ऐसे ही समझेंगे जैसे कि हमने जो पति की संपत्ति थी, स्वअर्जित संपत्ति थी, उसके बारे में हमने समझा था। तो ससुर की संपत्ति जो है वह यदि स्वअर्जित संपत्ति है और किसी ससुर ने जो है अपने जीवन काल में उसको अपनी स्वअर्जित आय से खरीदा है या प्राप्त किया है,
और ऐसी संपत्ति यदि उस ससुर के द्वारा अपने मरने से पूर्व अर्थात उसके स्वर्गवास से पूर्व उस संपत्ति को विक्रय कर दिया है, या वसीयत के माध्यम से किसी प्रदान कर दिया है, या दान के माध्यम से किसी प्रदान कर दिया है, या विनिमय कर दी है, या फिर बंटवारे के माध्यम से किसी के नाम पर उस संपत्ति को करवा दिया गया है, तो ऐसी संपत्ति जो है वह उस विधवा महिला को उस ससुर की मृत्यु के पश्चात प्राप्त नहीं हो सकेगी। लेकिन दर्शकों, यदि कोई संपत्ति पति की या ससुर की पैतृक संपत्ति रही है और उस संपत्ति को यदि पति के द्वारा या ससुर के द्वारा किसी वसीयत के माध्यम से या दान के माध्यम से या विक्रय के माध्यम से या फिर किसी बंटवारे के माध्यम से उस पति या ससुर के जीवन काल में ही अंतरित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस अंतरण के विरुद्ध वह विधवा उस अंतरणकर्ता पति या ससुर की मृत्यु के बाद न्यायालय में कार्यवाही कर उस अंतरण को निरस्त करवा सकती है तथा अपने हिस्से को वह प्राप्त कर सकती है। लेकिन उस विधवा महिला को वही हिस्सा प्राप्त होगा जो कि उसके पति को प्राप्त होता यदि उसका पति उस समय जीवित होता। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूँ कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।